जी हाँ, इजराइल हमास जंग से जुड़ी एक एक अपडेट से आपको करा रहा है टीवी 9 भारतवर्ष वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि यह युद्ध का ड्रोन युग है, ड्रोन वॉरफेयर एक बार फिर बड़े पैमाने पर देखने को हमें मिल रहा है इस जंग में। इजराइल हमास जंग का आज देखते देखते 38वां दिन हो गया, लेकिन गाजा में बारूदी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि युद्ध का दायरा बढ़ने लगा है। हिजबुल्लाह ने पहली बार 1 घंटे के अंदर आईडीएफ के ठिकानों पर 15 मिसाइल अटैक किए। कई इजरायली नागरिक भी इसमें घायल हुए हैं। आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। कुल मिलाकर लेबनान बॉर्डर पर जंगी आपातकाल लागू हो गया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, वहीं गाजा में कई जगह हमास के लड़ाके भी इजरायली ऑपरेशन का जवाब दे रहे हैं। ग्रेनेड और मोर्टार दागे जा रहे हैं। और इस बीच हमास के 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ। इजरायल की जांच में सामने आया कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, प्लान इससे बहुत बड़ा था, खतरनाक था। इस खबर की पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे और इसके साथ बात होगी चीन के ड्रोन जाल की, क्योंकि एक तरफ चीन ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, दूसरी तरफ इस युद्ध से चीन की ड्रोन इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो रहा है। इस खबर के भी रणनीतिक मायने हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आप देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला हो गया है। 1 घंटे में हिजबुल्लाह के 15 हवाई हमले हुए। आईडीएफ की पोस्ट को इसमें भारी नुकसान हुआ है। सीमा से सटे इलाकों में आम लोगों को भी नुकसान की खबर है। तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत अब झोंक रहा है इजरायल के खिलाफ। तो देखिए, हमले की ये हाहाकारी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेबनान बॉर्डर से जो लाइव अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो जल्दी से हम आपके सामने रख दें। लेबनान बॉर्डर से देखिए लाइव अपडेट। 60 मिनट के अंदर 15 मिसाइल अटैक हुए हैं। एक के बाद एक लगातार मिसाइल से हमलों का सिलसिला जारी है। इजरायली नागरिक देखिए कितने जख्मी हुए हैं, 18, और इजरायली जवान घायल हुए हैं 7 हिजबुल्लाह के इन हमलों में। बिल्कुल। और क्या अपडेट आ रही है? मिसाइल अटैक जो किए गए, 10 से ज्यादा मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह पोस्ट की तरफ से पोस्ट पर किए गए और इसमें काफी नुकसान की जो खबर है वो सामने आ रही है। और देखिए हमलों में अभी तक क्या हो रहा है ये हम आपको लाइव अपडेट बता रहे हैं। हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जो जंग चल रही है, हिजबुल्लाह लड़ाके कितने मारे गए जो इजराइल की तरफ से काउंटर किया गया, 78 हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए हैं इजराइल ने जब बमबारी की है। और क्या जानकारी? जी, 6 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो हिजबुल्लाह इजराइल को अच्छा खासा डेंट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के लिए ऐसे वक्त में जब हमास से उसकी जंग आगे बढ़ रही है और ये अंतिम मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है गाजा के अंदर। कम से कम लेबनान सीमा में घुसकर आईडीएफ की स्ट्राइक की अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई। लेबनान सीमा पर यूएन पीस कीपर जख्मी हुआ। पीस कीपिंग फोर्स का एक जवान इसमें घायल हो गया। इजरायली स्ट्राइक में जवान घायल हुआ। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से युद्ध इस वक्त हमास के खिलाफ गाजा में छिड़ा हुआ, कुछ वैसे ही प्लानिंग अब इजराइल की तरफ से भी कर दी गई, क्योंकि पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने आगाह कर दिया था हिजबुल्लाह को कि अगर वो नहीं माना तो उसका हश्र अंजाम वही होगा जो इस वक्त हमास का हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, हिजबुल्लाह को आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं इजराइल के लिए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस जंग के दौरान हमास को एक तरह का कवर फायर लेबनान से दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए? बिल्कुल ऐसा समीर, पहले दिन से ही इजराइल ने ये माना जो उनके असेसमेंट के हिसाब से हिजबुल्लाह ज़्यादा बड़ा खतरा हमास से। देखिए हमास को तो इन्होंने घेर दिया है,
उनके चैलेंजेस है बिल्ट अप एरिया, होस्टेजेस और टनल्स, और मेनली किस प्रकार से टैकल कर, समय लगेगा लेकिन वो पूरी तरह से घिर चुके हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास ताकत ज़्यादा है, हथियार ज़्यादा है, रॉकेट ज़्यादा है, लड़ाके ज़्यादा है, उनके पास टैंक है, ATGMs हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, और उनके पास ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, और 1.5 लाख के लगभग रॉकेट्स हैं, 50,000 लड़ाके। ये उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने एक मोर्चा खोला हुआ है कि इजराइल के काफ़ी ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉयड रहे। अभी उन्होंने पूरी तरह से लड़ाई नहीं चली जितना होना चाहिए, वो कुछ रॉकेट फायर कर रहे हैं, कुछ यहाँ से फायर हो जा रहा है, लेकिन यही कारण है कि इजराइल छोड़ नहीं सकता है। वहाँ पर भी उनके बहुत बड़ी संख्या में ट्रूप्स लगे हुए हैं, और उसका इफेक्ट एक गाज़ा के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि गाज़ा पर जब उनका फोकस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ फोकस यहाँ लगाया हुआ है, कुछ फोकस वेस्ट बैंक में लगा हुआ है। तो एक तरह से ट्रूप्स जब डिवाइड हो जाते हैं तो एक फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट मिल सकती है और ज्यादा पीछे से खुला हुआ रास्ता उनका। सर, आपने बड़ी सटीक बात कही है जो आपने एनालिसिस किया कि यहां पर फोकस युद्ध से ज्यादा यह है कि कैसे इजरायली सेना को डाइवर्ट किया जाए, एंगेज किया जाए लेबनान सीमा पर भी, और इसका फायदा हमास को होता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर आपको होता है, हमास पर यूरोपीय यूनियन का बड़ा बयान सामने आया। मानव कवच का इस्तेमाल ना करे हमास, अस्पतालों को ढाल ना बनाया जाए, हमास की तरफ से आम लोगों को जंग से दूर रखा जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे मानव ढाल हमास बना रहा, अस्पतालों के जरिए, स्कूलों के जरिए, रिहायशी इलाकों के जरिए, और इसका खामियाजा गाजा के आम बाशिंदों को उठाना पड़ रहा है, वो बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, यूएन चीफ का इजराइल को लेकर सवाल, हमास के लिए सामूहिक सजा नहीं दी जा सकती। ये देखिए, अब ये क्लियर कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने। हमलों में 101 यूएन कर्मचारी मारे गए। हमले के बदले ऐसा विध्वंस किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता, ये कहा है यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने। ऐसा विध्वंस सही नहीं है, जायज नहीं है, ये कहा है यूएन ने। और देखिए, गाजा से एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा का अल शिफा अस्पताल, यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है, शवों को दफन करने का इंतजाम तक नहीं है, यह हालात हो गए अल शिफा अस्पताल के। अस्पताल का बयान सामने आया, इस वक्त 100 से ज्यादा शव अस्पताल की मॉर्चरी में रखे हुए हैं। बमबारी में मारे गए लोगों के शव ऐसे ही पड़े हुए अस्पताल में, और ऐसे हालात में बेहद ही खराब हालात है, इमरजेंसी के हालात है। और तो देखिए, गाजा में इस वक्त बहुत खौफनाक तबाही मची हुई है। खान यूनुस इलाके की भी एक तस्वीर सामने आई है। ये खास बात यह है कि ये साउथ गाजा का इलाका है खान यूनुस, और वहां से एक तस्वीर सामने आई है। बमबारी की वजह से यहां पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं इस वक्त इस इलाके में। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ से यहां भी हमले किए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, नॉर्थ गाजा के जो तमाम लोग हैं उनको कहा गया था कि आप साउथ गाजा शिफ्ट हो जाइए, और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कूच कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, और खान यूनुस के इस इलाके में भी मौजूद होंगे। और अब यहां बमबारी शुरू हो गई है, और इतने जबरदस्त बम बरसाए जा रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं खान यूनुस में। और एक और बड़ी खबर, गाजा में मौतों का भी नहीं पता चल पा रहा। संपर्क टूटने की वजह से खबर नहीं मिल पा रही है कि आखिर कुल कितनी मौतें हो रही हैं, क्या हो रहा है। यूएन ने कहा 2 दिनों से कोई अपडेट नहीं मिल पाई। अभी तक 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 4,500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। और क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन ठप है, संपर्क नहीं हो पा रहा, ऐसे में यूएन की तरफ से साफ कहा गया है कि चिंताजनक बात यह है कि आखिर कितने लोगों की जानें जा रही हैं। अब यह भी सटीक तरीके से कहा नहीं जा सकता, कंफर्म तरीके से, कि कुल कितने लोग हताहत हो रहे हैं। और जंग में चीनी कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। ये जंग का बिल्कुल अलग पहलू अब हम आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका चीन के ड्रोन्स की बिक्री में तेजी आई है। 1 महीने के अंदर हजारों ड्रोन बिक गए। ये देखिए, ये इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग का बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग पहलू इस वक्त आपके सामने है। जंग में चीनी कंपनियों को फायदा हो रहा है, और अमेरिका और चीन के ड्रोन भारी संख्या में बिक रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने देखा किस तरह से जमकर रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तो
समझना यही जरूरी कि इजराइल वर्सेस हमास ड्रोन युद्ध का युग क्या अब आरंभ हो गया है। इस युद्ध में 7 अक्टूबर के हमले के बाद हजारों ड्रोन बिके हैं। इजराइल में चीनी ड्रोन की सबसे ज्यादा बिक्री क्योंकि यह आप देखें, चीन के विरोध का कोई ड्रोन बिक्री पर असर नहीं हुआ है। चाइनीज ड्रोन अमेरिकी ड्रोन से 5 गुना तक सस्ते हैं। तलाशी, निगरानी, जासूसी के लिए छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह बेहद कारगर बताए जा रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम आम लोग भी इसे खरीद रहे हैं। निजी इस्तेमाल के लिए भी खरीदे जा रही है ड्रोन। इसलिए यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हम जो देख रहे हैं, जो हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में, अब यहां पर भी जमकर ड्रोन की खपत की जा रही है। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी है। शरदेंदु सर, हमने देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल चाहे यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया या फिर रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया, वो हमने देखा। लेकिन यहां पर क्योंकि खास तौर पर जो चीन से ड्रोन मंगाए गए बेहद सस्ते और कारगर बताए जा रहे हैं, कैसे आप इसका सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, रोल देख रहे हैं? देखिए, ये जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, जब भी वॉरिंग फैक्शन आपस में भिड़ते हैं, तो देखिए जो हथियार बनाने की कंपनी वो इसका फ़ायदा उठाती है। और उसी के तहत आज की डेट में चीन और अमेरिका में जितने भी जो फैक्ट्रीज हैं जो हथियार बनाती हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। वो तरह तरह के डिफरेंट वर्जन के ड्रोन बना रहे हैं, बेबी ड्रोन बना रहे हैं, जिनकी रेंज, ऑपरेटिंग रेंज कम होती है, सर्विलेंस कैपेबिलिटी कम होती है, लेकिन वो भी बहुतायत संख्या में उसकी डिमांड है। वो उसको सप्लाई कर रहे हैं और अब अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। वो चाहते कि इसी तरीके का युद्ध बढ़ता रहे, चलता रहे और उनका प्रॉफिट और मुनाफा बढ़ता रहे। लिहाजा उसको अगर मद्देनजर ना रखें, लेकिन वहां रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड में आज की रिक्वायरमेंट है। ड्रोन ने पूरी वॉरफेयर को एक नई दिशा दी है। लेकिन मेरा मानना है कि वॉरिंग फैक्शन वही जीतेगा जिसके अंडर में, जिसके फीट के अंदर विक्ट्री होगी। यू हैव टू स्टैंड विक्ट्री अंडर योर फीट, तब आप युद्ध जीतेंगे। ड्रोन से युद्ध को लंबा खींचा जा सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सिविलियन नागरिक को हताहत कर सकते हैं, लेकिन जीत तभी संभव है जब आपके सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उतरेंगे और वहां पे अपना विक्ट्री करेंगे और एरिया को पूरी तरीके से कैप्चर करेंगे। इसी के तहत देखिए, इजराइल का ऑपरेशन बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से नॉर्थ गाजा से गाजा और साउथ गाजा की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग में। इस बीच दुनिया के सामने एटमी युद्ध का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इसे लेकर दरअसल बहुत बड़ा बयान सामने आया है। एर्दोगन का बयान विश्व युद्ध कराएगा, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का यह बयान दुनिया के सामने है। एटमी खतरा, एर्दोगन ने की है मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील और लगातार इजराइल को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। एर्दोगन बार बार यह अपील की जा रही है उनकी तरफ से कि इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। और अब इसी बयान को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्शन दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। आइए देखते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश है। ट्रंप को एटमी युद्ध का डर क्यों सता रहा है? मिडिल ईस्ट में 40 से 50 लाख की सेना मौजूद है। एक युद्ध में शामिल होगा तो दूसरा भी होगा, यह अंदेशा जताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बाद तो वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगी, विश्व युद्ध ही हो जाएगा। करुणा बिल्कुल। और इसके अलावा दुनिया के सामने सबसे बड़ा एटमी खतरा खड़ा हुआ है। इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जो हो रहा है, बाइडेन उसके लिए जिम्मेदार है, अपने प्रतिद्वंदी और मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। गाजा से यूक्रेन तक बाइडेन की गलत नीति ही जिम्मेदार है। ये सारे बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बहुत महत्वपूर्ण बयान। ट्रंप को एटमी युद्ध का डर सता रहा है। संजय सॉय साहब, कैसे आप देखते हैं, क्या जब ट्रंप ये बयान दे रहे हैं बाइडेन पर हमला बोलते हुए, तो इसे ज्यादा घरेलू पॉलिटिक्स को एड्रेस करने वाला बयान माना जाए, या फिर जो कह रहे हैं उसमें दम भी है कि तुर्की की तरफ से जिस तरह से आक्रामक बयान दिए जा रहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट सुलगता है तो फिर नौबत विश्व युद्ध की आ जाएगी? समीर, मुझे ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ज़्यादा लग रही है। अच्छा। क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर भी आ रहा है यूएस में, और इन्होंने भी अपने को बयानबाजी करनी है। तुर्की का बयान वाकई में गलत है, उसकी उन्होंने भर्त्सना करनी है, लेकिन बाइडेन को ये वीक करार दे रहे हैं एक के बाद एक। जो इंसिडेंट हो रहे, चाहे वो अफगानिस्तान वाला हुआ हो या फिर इसके बाद ये अभी ये यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर है जो लंबा चलता जा, जिसका कोई फैसला नहीं हुआ, और ये अभी किस प्रकार से मिडिल ईस्ट में पूरा इंटेलिजेंस फेलियर। तो बाइडेन को एक तरह से निकाल के ला रहे हैं कि काफ़ी कमज़ोर रूलर निकल के आ रहे हैं, और इलेक्शन ईयर के तहत ही मेरे ख्याल से बयानबाजी ज़्यादा है। समीर,
बिल्कुल, तो ये इलेक्शन ईयर के तहत बयानबाजी लगातार जो बाइडेन के खिलाफ जो रुख है वो हम देख रहे हैं ट्रंप का, चाहे वो इससे पहले रशिया वर्सेस यूक्रेन हो या फिर मौजूदा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो। और एक और बड़ी खबर, हमास के हमले पर बड़ा खुलासा हो रहा है। 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ा खुलासा आपके सामने अब हम रख रहे हैं। इजराइल के बड़े शहर टारगेट पर थे, कई किलोमीटर अंदर जाना चाहते थे लड़ाके, कई दिनों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रखा था। यानी हमने देखा कि दक्षिण इजराइल जो खास तौर पर गाजा के साथ बॉर्डर लगता हुआ इलाका है, वहां तक हमास के लड़ाके पहुंच गए थे और 1200 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हुई थी, उन्हें मारा गया था। नरसंहार कैसे मचाया था, कत्लेआम मचाया गया था, मासूमों को मार दिया गया, ये सब कुछ किया गया था। लेकिन खुलासा यह हो रहा है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान हमास की तरफ से तैयार कर रखा था। जी हां, यह बहुत बड़ा खुलासा है। मारे गए और पकड़े गए हमास के लड़ाकों के पास क्या क्या मिला, सबसे पहले आपको यह बता दें, हमले वाले इलाके के मैप्स इनसे बरामद हुए हैं। कुरान से जुड़े कुछ नोट्स इनके पास से मिले, कई आधुनिक हथियारों से ये लैस थे, दिशा बताने वाली घड़ियां इनके पास मौजूद थीं। इसके अलावा गैस कैन, हथकड़ियां, थर्मोबैरिक ग्रेनेड, खाने पीने का सामान, ये सब इनके पास से मिला है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लंबी जंग के लिए तैयार होकर आए थे हमास के ये लड़ाके। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? इन सामानों की बरामदगी हमास के उन लड़ाकों के पास से जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में कहर बरपाया, क्या बता रही है? देखिए, आज की डेट में जब भी इस तरीके के हमले होते हैं और जब भी इस तरीके की जो रिकवरी होती है, तो आप आंख बंद करके 10 आइटम लिख सकते हैं कि ये आइटम उनके साथ पकड़े गए होंगे। ये बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच है और ऐसा ही पाया जाता है अमूमन। उसी के तहत मानचित्र मिले, हथगोले मिले, राशन मिला और आपका जो उनके जो कैप्शंस है वो सारे मिले। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और कोई भी प्रोफेशनल आर्मी और कोई भी सोल्जर जो वॉर वर्दी है वो आंख बंद करके इनको लिस्टिंग कर सकता है। तो ये सरप्राइज नहीं करते हैं, ये बहुत अवश्यंभावी है। जब भी कोई इस तरीके के लड़ाके ऐसे इलाके में ऑपरेट करेंगे जहां उन्होंने एक टेरर फैलाना है, तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट, इस तरीके की चीजें मिलना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके का प्लान आज की डेट में उजागर हो रहा है कि उनका प्लान वेस्ट बैंक की तरफ भी था, ये सब एक हाइपोथेटिकल हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है। ये बता रहा है कि इजराइल कितना थ्रेटन था उस समय, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए भी बताया जा सकता है। वॉर है, लड़ाई चल रही है, इस तरीके के एक्शन में हर चीज संभव है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसको एक नजरिए से देखना है। इन दावों पर, इजरायली आर्मी के इन दावों पर तमाम जो डायमेंशंस हैं वो नजर आते हैं। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कलकलिया में छापेमारी के दौरान बड़ा विस्फोट हुआ। इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है। कलकलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह धमाके की तस्वीर आप देखिए। इजरायली सेना की तरफ से जब छापेमारी की जा रही थी, जब यहां पर कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान अचानक से ब्लास्ट होता। और इस बीच हमास के हमलों को लेकर कई बड़े दावे सामने आए हैं। लंबी लड़ाई की तैयारी करके घुसे थे लड़ाके, लोगों को मारते हुए आगे बढ़ना था, ज्यादा से ज्यादा बंधक लेकर लौटना था। इस तैयारी के साथ आए थे हमास के लड़ाके। तो देखिए, इजराइल की जांच में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो अब हम आपको बता दें क्या खुलासे हुए हैं 7 अक्टूबर के हमास के अटैक को लेकर। जो जांच में सामने आए हैं, 30 जगह बॉर्डर तोड़कर लड़ाके घुसे। देखिए, ये पहली बार ये जानकारी सामने आई है। 30 जगहों पर ऐसा हुआ। 22 इजरायली गांव खास तौर पर इन हमास लड़ाकों ने टारगेट किए। तो 7 अक्टूबर को जो भयानक हमला हुआ इजराइल पर, उसे लेकर ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। 24 किलोमीटर तक अंदर पहुंचे, 24 किलोमीटर अंदर घुस गए इजराइल के हमास के लड़ाके। बिल्कुल, और देखिए 7 अक्टूबर को लेकर और क्या खुलासा हो रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो हमास के लड़ाके हैं उनका पूरा प्लान था कि ना सिर्फ ये 24 किलोमीटर तक अंदर, बल्कि काफी अंदर तक इजरायली शहरों में जाना है और वहां पर नरसंहार करना है, कत्लेआम मचाना है। एक और बड़ी खबर इसी खुलासे को लेकर, 7 अक्टूबर के हमले पर पश्चिमी इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, छोटे ड्रोन से बाकायदा
निगरानी की गई थी। रियल एस्टेट साइट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। सोशल मीडिया प्रोफाइल से डेटा जुटाया गया, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरें भी जुटाई गई। ये 7 अक्टूबर आप देखिए, ये बताया जा रहा है कि कई महीने से प्लानिंग चल रही थी और बाकायदे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कैसी फुल प्रूफ तैयारी के साथ हमास के लड़ाके घुसे थे इजराइल में। तो देखिए क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे हमास के लड़ाके, ये भी आप जरा जानिए। AK-47 राइफल चलाने की इन्हें खास करके ट्रेनिंग दी गई थी, विदेशी ग्रेनेड लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, हैंड गन फायरिंग की ट्रेनिंग दी गई थी, बिल्डिंग के अंदर घुसकर कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, अंडरग्राउंड एनकाउंटर कैसे करने हैं यह बताया गया था और निगरानी सिस्टम की जानकारी दी गई थी। साफ तौर पर करुणा, ये सारी जानकारियां इशारा करती हैं कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ हमास के लड़ाके यहां पहुंचे थे। और हमारे साथ संजय सोई सर भी। संजय सोई सर, ये जो तैयारियां, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि इजरायली फोर्स जो हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, अगर हमास के लड़ाकों ने सोच भी लिया था कि इजराइल के अंदर बहुत अंदर जाकर कत्लेआम मचाएंगे, नरसंहार करेंगे, तबाह कर देंगे, तो क्या हमास इसमें कामयाब हो पाता? नहीं, ऐसा है करुणा कि जिस हिसाब से उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग में आप देखिए जो मिलिटेंट ले गए थे वो हथकड़ी भी ले गए थे। यानी कि उनका एक जो हम भी कश्मीर में पकड़े जाते हैं उनका नॉर्मली हथकड़ी नहीं होती, बाकी हथियार मैप वगैरह सब होता है। तो ये एक था कि होस्टेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लेने, जो उनकी एक ताकत बनता है। कभी भी ज़्यादा इनकाउंटर होते तो होस्टेजेस को ढाल बनाने की कोशिश करते। दूसरा देखिए कितनी डीप प्लानिंग की ट्रेनिंग की गई, उनका लॉजिस्टिक का पूरा प्लान किया गया, उनका एक स्टडी किया गया 1-2-3 साल से। जैसे आप बता, ड्रोन्स के द्वारा पूरा जगह जगह को देखा, इंटेलिजेंस बिल्डअप की गई, गाँव की खबर ली गई, वहाँ पे क्या सुरक्षा के अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ किस प्रकार से है, क्या गांव का लेआउट है, उसका रिहर्सल किया गया, प्रैक्टिस की गई। वहाँ किबुज बना के, गाजा पट्टी में किबुज का नक्शा बना के उसके बाद उनका बाकायदा प्रैक्टिस की गई, रूम के फायरिंग किस प्रकार करनी उनकी प्रैक्टिस चल रही थी। पर अफसोस है कि मोसाद को पता नहीं चला, इनके शिनबेट को पता नहीं चला। यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं। उनकी साख पर भी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है इस हमले के बाद। और देखिए गाजा में एक और अस्पताल बंद हो गया है, ये ताजा खबर सामने आ रही है। कमाल अदवान अस्पताल भी बंद हो गया है, यहां पर भी ईंधन खत्म हो गया, जिसकी वजह से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त गाजा पट्टी के तमाम इलाकों में बम वर्षा कर रहा है इजराइल और अस्पतालों का ये आलम है, घुप अंधेरा छाया हुआ है, जनरेटर तक ठप पड़ गया है और अस्पताल में कामकाज पूरी तरह से रुक गया है। इस स्थिति में मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा, वो मरीज जो कि यहां पर घायल अवस्था में भर्ती हैं, उनकी क्या दशा होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर के हमले पर छानबीन जारी है। गाजा से सबूत इकट्ठा कर रही है इजरायली सेना जो इस वक्त गाजा में मौजूद है। हमास के सीक्रेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। हमले वाले इलाके में भी आईडीएफ की जांच चल रही है कि 7 अक्टूबर के इस हमले को कैसे एग्जीक्यूट प्लानिंग की गई थी, क्या कुछ हुआ था इससे पहले, हमले से पहले, इन सब के तह तक जाने की कोशिश इजरायली सेना करी। तो आप देखिए दोहरा टास्क इस वक्त इजरायली सेना के पास से, एक तरफ हमास को खत्म करना, गाजा के तमाम इलाकों पर कब्जा करना और 7 अक्टूबर के हमले की छानबीन करना। और बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं। कतर के विदेश मंत्री से बाइडेन ने की है बात, यह है सबसे ताजा डेवलपमेंट। हमास से हुई बातचीत पर जानकारी भी ली गई है। तो कतर जो लगातार बंधकों को छुड़ाने के लिए मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है, कतर के विदेश मंत्री से जो बाइडेन ने खुद बात की है। और देखिए एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू ने बड़े संकेत दे दिए हैं, बंधकों पर हो सकती है डील। ये बहुत बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई के बाद ही हमले रुकेंगे, अभी तक युद्ध विराम का कोई विचार नहीं है। तो ये बात कहकर सवाल खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि अगर बंधकों पर बात होती है तो इसके बाद ही हमलों को रोकने पर सोचा जा सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल युद्ध रोकने का कोई विचार नहीं है, फिलहाल सीजफायर का कोई विचार नहीं है। इस बीच देखिए गाजा के अस्पतालों पर यूएन का बयान सामने आ गया है, बिना युद्ध विराम कोई मदद संभव नहीं है, यह कह दिया है यूएन ने। सैकड़ों मरीजों पर इस वक्त संकट आन खड़ा हुआ है, मरीजों की जान
पर आफत आई हुई है। और ऐसे में यूएन का यह बयान कि जब तक जंग रुक नहीं जाती हम कोई मदद नहीं कर सकते। इससे पहले WHO ने भी चिंता का इजहार किया, क्योंकि भारी संख्या में ऐसे अस्पताल गाजा के अंदर मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, ईंधन की सप्लाई रुक चुकी है, मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। और देखिए गाजा के अस्पतालों का आखिर क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अभी तक देखिए गाजा के अस्पतालों क्या हश्र हो गया है इजरायली हमले में। 137 अस्पतालों पर अभी तक हमले हुआ और क्या हाल हुआ, 22 अस्पताल इस कदर तबाह हो गए कि उनको बंद तक करना पड़ गया। बिल्कुल, और अस्पतालों पर बम वर्षा का सिलसिला लगातार जारी है। 521 लोगों की जान जा चुकी है अस्पताल में मौत का आंकड़ा सिर्फ है 521 का, और 686 अस्पताल में घायल हुए हैं, जो कि लगातार क्योंकि हमले हो रहे हैं, अस्पताल और आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो उसमें भारी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं। जहां पर इलाज मिलना चाहिए वहां भी लोग घायल हो रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, 16 स्वास्थ्य कर्मचारियों की इन हमलों में मौत हुई है जो अस्पताल पर हमले हुए, और 38 स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पतालों पर जो हमले हुए उसमें घायल हुए हैं।